दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कितने तरह के आकर्षक फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। उन फेस्टिवल्स कुछ खास और अलग तरह के होते हैं। फेस्टिवल्स संस्कृतियों की चरम बिंदु हैं। दुनिया के 6 सबसे आकर्षक उदाहरणों पर एक नजर डालें। नंबर 6, ऑरेंज की लड़ाई, इवरिया, इटली। इटली के इवरिया के ऐतिहासिक कार्निवल के बीच एक असामान्य तत्व है जो बार बार ध्यान आकर्षित करता है, संतरे। संतरे की लड़ाई बिल्कुल वैसी ही है जैसी सुनने में आती है। इसमें 3 दिनों की नारंगी प्रदत्त हिंसा शामिल है। पूरा त्योहार, जो लेंट से पहले मनाया जाता है और श्रोव मंगलवार को समाप्त होता है, इवरिया के समृद्ध इतिहास में निहित है, जो पिछले अत्याचारियों के खिलाफ शहर वासियों के विद्रोह पर केंद्रित है। संतरे की लड़ाई और उसके आसपास की घटनाएं बहुत टिपिकल हैं। मामला बीन्स के मुफ्त नाश्ते से शुरू होता है। यह परंपरा मध्यकाल से चली आ रही है, जब ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक या धर्मार्थ समूह गरीबों को बीन्स वितरित करते थे। हजारों शहरवासियों को 9 ऐतिहासिक टीमों में विभाजित किया गया है और वे उसी के अनुसार कपड़े पहनते हैं। पूरी तरह से पुनर्जागरण के कपड़े पहने हुए 10 बच्चे इवरिया के 5 पारिशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक के पास एक तलवार है जिस पर एक नारंगी रंग लटका हुआ है, जो एक अत्याचारी के कटे हुए सिर का प्रतिनिधित्व करता है। एक विवाहित महिला को मुगनिया या मिलर की बेटी के रूप में चुना जाता है। एक नायिका जो एक अत्याचारी की मृत्यु पर इवरिया के एकीकरण और विजय का प्रतीक है। मुख्य कार्यक्रम संतरे की लड़ाई लेंट से पहले रविवार को शुरू होती है और इसमें 10 लाख पाउंड से अधिक संतरे का उपयोग होता है। लेकिन संतरे क्यों? खैर, 1796 से 97 और 1800 में नेपोलियन के फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा इटली पर आक्रमण के साथ ही इवरिया में विदेशी माने जाने वाले खाद्य पदार्थ भी आए, जिनमें संतरे भी शामिल थे। कार्निवल परेड के दौरान कुछ नगरवासियों ने एक दूसरे पर खेल खेल में संतरे फेंकना शुरू कर दिया और 1800 के दशक के मध्य तक खेल प्रतिस्पर्धी बन गया था। इस प्रकार संतरे की लड़ाई का जन्म हुआ। पिछले कुछ वर्षों में यह त्योहार और अधिक जटिल हो गया है। केवल ऐतिहासिक सिंबलिज्म में वृद्धि हो रही है। नंबर 5, फ्रोजन डेड डेज, नीदरलैंड, कोलोराडो। हालांकि संतरे की लड़ाई की तुलना में थोड़ा कम टिपिकल, फ्रोजन डेड डेज उतना ही आकर्षक है। 1989 में ब्रेडो मोरस्टोएल नाम के एक नॉर्वेजियन व्यक्ति की हृदय रोग से मृत्यु हो गई। उनकी बेटी और उनके बेटे ने ब्रेडो को सूखी बर्फ पर रखा और उसे क्रायोनिक्स सुविधा में रखने की उम्मीद में कैलिफोर्निया भेज दिया। फिर ब्रेडो के शरीर को तरल नाइट्रोजन में रखा गया, जिससे वह 4 साल तक सुरक्षित रहा। इसके बाद ऑड ने ब्रेडो को नीदरलैंड, कोलोराडो में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। मोरस्टोइस ने अपने आगमन पर ब्रेडो के लिए क्रायोनिक्स सुविधा शुरू करने की योजना बनाई। 1994 में रहस्य खुल गया। मोरस्टोइस एक जमे हुए मृत व्यक्ति को रख रहे थे और उसका बेटा बाद में अपने जमे हुए परिजनों के बिना नॉर्वे लौट आए। लेकिन नीदरलैंड का शहर मृत दादाजी मोरस्टोएल की देखभाल करना जारी रखता है, एक उपलब्धि जिसके लिए 1 महीने में 1600 पाउंड सूखी बर्फ की आवश्यकता होती है। हर साल मार्च में 3 दिनों के लिए इस अजीब स्थिति का जश्न मनाने के लिए उत्सव शहर में छा जाते हैं। ताबूत दौड़, फ्रोजन टी शर्ट प्रतियोगिता, शव वाहन की परेड और दादाजी पोशाक प्रतियोगिता कुछ विलक्षण घटनाएं हैं, जिन्हें फ्रोजन डेड गाई डेज के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, ब्लैकवाटन इंटरनेशनल फेस्टिवल, ब्लैकवाटन, इंग्लैंड। क्रायोनिक्स किसी त्योहार के लिए एक असामान्य आधार की तरह लग सकता है, लेकिन यह उतना असामान्य नहीं है। 1983 में रविवार की एक गीली दोपहर में डेव केलैंड ने एक खेत में खुद को राहत दी। केलैंड यह महसूस करने के बाद हैरान हो गया कि इस क्रिया के कारण कई कीड़े सतह पर आ गए और उसने अपनी नई पाई गई वर्मचार्मिंग क्षमताओं के आसपास एक प्रतियोगिता बनाने का फैसला किया।
इस प्रकार ब्लैकवाटन इंटरनेशनल फेस्टिवल का जन्म हुआ। पहली प्रतियोगिता 1984 में नॉर्मंडी आर्म्स में आयोजित की गई थी, जो ब्लैकवाटन गांव का एक पब था जहां केलैंड अक्सर आते थे। मुख्य कार्यक्रम बाहर होता है। 3 लोगों, एक चारमेरर, एक पिकर और एक काउंटरर से बनी टीमों को प्रत्येक को 1 वर्ग मीटर का एक प्लॉट दिया जाता है। फिर उन्हें कीड़े मारने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें जमीन और उसमें मौजूद किसी भी कीड़े को बिना खोदे या हानिकारक तरल पदार्थों का उपयोग किए आकर्षक बनाने के लिए तैयार करना शामिल है। कीड़े लगने के बाद टीमों को यथासंभव अधिक से अधिक कीड़ों को सतह पर लाने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। इस लेखन के समय विश्व रिकॉर्ड डार्टमाउथ राउंड टेबल एक टीम के पास है, जिसने 1986 में 149 कीड़ों को मंत्रमुग्ध किया था। गिनती के बाद सभी कीड़े सुरक्षित रूप से अपने घरों को लौटा दिए जाते हैं, जबकि कीड़े महत्वपूर्ण हैं। ब्लैकवाटन इंटरनेशनल फेस्टिवल भी स्थानीय कारणों का समर्थन करने पर गर्व करता है। यह समुदाय की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाता है। नंबर 3, गुइसाचन सभा, गुइसाचन हवेली, स्कॉटलैंड। एक सुंदर स्कॉटिश मैदान की कल्पना करें, जो गोल्डन रिट्रीवर्स से भरा हुआ है। इस मनमोहक त्योहार में यही शामिल है। 1868 में डडली काउट्स मार्जोरी बैंक्स, जिसे बाद में लॉर्ड ट्वीडमाउथ कहा गया, ने एक लहरदार लिपित रिट्रीवर के साथ एक ट्वीडमाउथ वाटर स्पैनियल का प्रजनन कराया। नतीजा यह हुआ कि 3 खूबसूरत गोल्डन रिट्रीवर पिल्लों का ढेर लग गया। लॉर्ड ट्वीडमाउथ ने अपने कुत्तों को गुइसाचन हवेली में पाला, जो गोल्डन रिट्रीवर्स के त्योहार का स्थान था। आयोजन के दौरान दुनिया भर से सैकड़ों स्वर्णिम अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं। इस उत्सव में नस्ल चैंपियनशिप के साथ साथ गुइसाचन और गोल्डन रिट्रीवर के समृद्ध इतिहास पर केंद्रित कई कार्यक्रम शामिल हैं। नंबर 2, अफ्रीका बर्न टैंकवा कारू, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका बर्न अमेरिका में बर्निंग मैन उत्सव का एक चचेरा भाई त्योहार है। यह कला, संस्कृति और आग के एक सप्ताह में मानवीय अनुभव को समेटने का प्रयास करता है। इस सप्ताह के दौरान रेगिस्तान में कला का एक अस्थायी शहर बनाया जाता है और दुनिया भर से लोग कला प्रतिष्ठानों का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। त्योहार में बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं बेचा जाता है, इसलिए प्रतिभागी अपने भोजन और पानी की आपूर्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। किसी भी मोटर चालित वाहन को तब तक अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि उन्हें उत्परिवर्ती वाहन नहीं माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं कला परियोजनाएं होनी चाहिए। इसके बजाय कई लोग बाइक चलाते हैं। घटना के दौरान प्रदर्शन पर रखे गए कुछ इंस्टॉलेशन जला दिए गए। यह त्योहार इस बात पर गर्व करता है कि खत्म होने पर कोई निशान नहीं छोड़ता। रेगिस्तान में ले जाए गए सभी चीजों को बाहर निकाल लिया जाता है। नंबर 1, नाकिजुमो बेबी क्राइंग फेस्टिवल, टोक्यो, जापान। इस त्योहार में रोते हुए बच्चे का मतलब है कि आप जीत गए हैं। 2 सूमो पहलवान एक रिंग में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक अपने प्रतिद्वंद्वी के बच्चे को रुलाने के लक्ष्य से एक बच्चे को पकड़ता है। 400 साल पुरानी यह घटना इस विचार पर आधारित है कि लंबे समय तक रोने से बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा। यह विचार एक पुरानी जापानी कहावत नाकुको वा सोडात्सु में व्यक्त किया गया है, जिसका अनुवाद है रोता हुआ बच्चा बड़ा होता है। जापान के कुछ क्षेत्रों में यह भी माना जाता है कि किसी मासूम के रोने से बुरी आत्माएं डर जाएंगी। चूंकि त्योहार में हल्का माहौल होता है, इसलिए कई बच्चे आसानी से नहीं रोएंगे। उस स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे रोए, सूमो पहलवान डरावने मुखौटे पहनेंगे। यदि दोनों बच्चे एक ही समय पर रोना शुरू कर देते हैं, तो सबसे तेज आवाज वाले को विजेता का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको यूनिक फेस्टिवल का आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा।
अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना बिल्कुल मत भूले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट